कैमरामैन अस्सलाम वालेकुम। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चंद दिन पहले ही से तयशुदा थी और बड़े अहम नुक्ते के ऊपर थी, लेकिन क्योंकि कल मुझे मौका मिल गया इस्लामाबाद में, तो वहाँ पर मैं इस हवाले से बात कर चुका हूँ। तो हो सकता है मेरी गुफ्तगू में बहुत सारी चीज़ें दोहराई जा रही हों। आप सबके इल्म में है कि कई दहाइयों से सिंध के शहरी इलाके और खुसूसन कराची उनको ज़िंदगी की हर शोबे में पीछे रखने, उनको कम गिने जाने, उनकी नुमाइंदगी को सिर्फ 25% कर देने, वो शहर जो आज भी तमाम तर नाइंसाफियों के बावजूद, तमाम तर ज्यादतियों के बावजूद, तमाम तौर पर नज़रअंदाज कर देने के बावजूद बड़े बड़े सरकारी ऑपरेशंस को बगैर वजह के भुगत लेने के बावजूद आज भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ पाकिस्तान के ख़जाने में 60-65% अब भी अदा करता है, जो सिंध के रेवेन्यू का 95-97% अदा करता है। हमें कभी कभी लगता है कि कराची के साथ ज़्यादतियों, नाइंसाफियों पर शायद कोई कौमी इत्तेफाक राय मौजूद है। बात सुनी भी जा रही होती है, लेकिन इस पे अमल दरामद नहीं हो रहा होता। तो हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मकसद ये भी है हुकूमतों से, रियासतों से सबसे पूछना कि भाई कोई ऐसा कौमी कोई इत्तेफाक राय हो गया है तो कराची की आवाम को ज़रूर बता दिया जाए। कराची के लोग, सिंध के शहरी इलाकों के लोग, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सक्खर और उसके अलावा कई 20 बड़े शहर सिंध के 47 में, क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी शहर थे, तो जिस मुआहदे के तहत महाजिर यहाँ आए और हिंदू यहाँ से गए, तो उन 20 बड़े शहरों में महाजिर अक्सरियती शहर थे। उन शहरों को और 4-5 जो बड़े शहर हैं उनको जिस तरह नज़रअंदाज किया गया, उसकी अपनी तारीख़ है। और उसमें सबसे बड़ा जो ज़्यादती की गई है कि मर्दमशुमारी में उनकी आबादियों को बहुत कम करके दिखाया गया है। यह हमारी तरफ से इल्ज़ाम नहीं है। 2 दफ़ा हुकूमतों के जाने के बाद ये साबित हो चुका है, ये इल्ज़ाम साबित हो चुका है कि किसी न किसी वक्त पे हुकूमतों ने जानबूझकर कर इन आबादियों को कम दिखाया था। भुट्टो साहब के दौर में तो उस वक्त के मर्दमशुमारी के जो कमिश्नर थे उनको सज़ा भी सुनाई गई थी। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, इस दफ़ा भी हुकूमत में शामिल होने के लिए हमने जो अपना सबसे पहला और अव्वलीन नुक्ता रखा था वो मर्दमशुमारी का था। ये हमारा कोई सियासी या जमाती मुतालबा नहीं है। किसी भी महज़्ज़ब माशरे में, जमहूरी मुल्कों में इस बात का तसव्वुर भी ना मौजूद नहीं है कि लोग लापता हों।
हमने अपने उन 100 सवा 100 कारकुनान जो लापता हैं, आप भी बताइए, मीडिया भी बताए, हुकूमत और रियासत भी बताए, क्या अपने लापता साथियों की बाजियाबी का मुतालबा करना गैर आइनी, गैर इखलाकी, गैर इस्लामी है? क्या किसी और सियासी जमात के साथ ऐसा हो रहा है? लेकिन हमने मर्दमशुमारी के मुतालबे को, उस मुतालबे पे भी फौक़ियत दी। हमारा पहला मुतालबा ये नहीं है कि हमारे अनप्रेसिडेंटेड किसी के साथ ना हुआ हो, जो हमारे साथ हुआ है कि हमारे ऑफिसेज बंद हैं। यह मुतालबा भी पहले मुतालबे के तौर पे हमने नहीं रखा था। हम ये मुतालबा तो नहीं कर रहे ना कि हमसे किए गए वादे के मुताबिक काबीना में हमारे एक फर्द का इजाफा होना चाहिए। यह मुतालबा पहले दिन से भी हमारा नहीं था। हमसे कहा गया था कि आपकी काबीना में मौजूदगी हुकूमत को मुस्तहकम करने का बाइस बनेगी, जमहूरियत को, और जमहूरियत को मुस्तहकम करने का बाइस बनेगी। हम एक ऐसे मुतालबा, हमने अपना अव्वलीन मुतालबा कहा था कि जो ना सिर्फ सिंध के शहरी इलाकों बल्कि पूरे पाकिस्तान की बका के लिए और इस्तेहकाम के लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये शहर जो बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूरे मुल्क को चला रहा है, अगर उसकी आबादी भी सही नहीं गिनी गई और वहाँ उस आबादी की बुनियाद पर वसाइल की एलोकेशन भी सही तरह नहीं की गई, तो ये शहर जो आहिस्ता आहिस्ता गुज़श्ता 15 सालों में एक बड़े देहात की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है, डूब रहा है, टूट रहा है, तमाम टैक्स दे रहा है, पानी का टैक्स देता है और पानी नहीं मिलता, सफाई के टैक्स देता है और सफाई के इंतजामात नहीं है, टूट फूट सड़कों की तामीर के टैक्स देता है और इसके पैसे से कहीं और की सड़कें बन रही होती हैं। जिसको आपने गुज़श्ता 15 साल में तमाम नौकरियों से बाहर रखा है, आपने अपने इक़दामात से ये शहर को और इन शहरों को, सिंध के शहरी इलाकों को, कि पाकिस्तान की नौकरियों पर आपका कोई हक नहीं है, क्योंकि उनके तनख्वाहें यहाँ के पैसे से जाती हैं। जबकि ऐवानों में बैठे हुए लोगों से लेकर तमाम तनख्वाहें, अगर ये शहर टैक्स ना दे तो ये तनख्वाहें कहां से अदा की जाएंगी? मर्दमशुमारी के हवाले से जो बात मैंने कल कही है वो मुकम्मिल बात है। हुकूमत ने इस पे एग्री किया था हमारे साथ, और आखिर वक्त में भी जो बातचीत हुई थी वो उससे मुख्तलिफ हुई थी, उससे मुख्तलिफ फैसला किया गया। अब एमक्यूएम को क्या करना चाहिए था? जिस वक्त काबीना में ये फैसला हुआ है उसी वक्त काबीना में मौजूद एमक्यूएम के नुमाइंदे ने, एमक्यूएम के वजीर ने उस पर ना सिर्फ शदीद एहतजाज किया, बड़ा सख्त किस्म का इख्तिलाफी नोट भी लिखा है। सिर्फ हम ही तो कराची से मुंतखब नहीं हुए ना। एमक्यूएम पे तनकीद करने वाले उन लोगों से क्यों नहीं पूछ रहे जिन्हें किसी भी तरह से यहां से जिता दिया गया? हम हुकूमत का हिस्सा है, वो हुकूमत है, उन्होंने इस हवाले से क्या किया? मीडिया इस हवाले से खामोश नजर आ रहा है। हमने अपने हिस्से का
की बात भी कर ली है, स्टैंड भी ले लिया और वो स्टैंड कायम रहेगा। ये अव्वलीन मुतालबा और अव्वलीन नुक्ता है और इसी नुक्ते पर हुकूमत से हमारे ताल्लुकात की इमारत खड़ी है। तो हमने फैसला किया है कि इस अवामी मुतालबे के लिए अवाम के से हमने रुजू करने का फैसला किया है। अब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की पूरा तंजीमी ढांचा गलियों मोहल्लों में जाकर, इलाकों में जाकर, टाउन्स में जाकर अवाम से अपने अगले लाहेअमल के हवाले से उनकी राय मालूम करेंगे। हम समझते हैं और कराची में और सिंध के शहरी इलाकों में जो मर्दमशुमारी हुई है, अदालतें भी इसके हवाले से फैसला दे सकती थी। यहाँ पर वोटर्स और शनाख्ती कार्ड तकरीबन 2.5 करोड़ इस शहर से जारी हुए हैं और आबादी 1 करोड़ 60 लाख दिखाई गई है। उसको गलत साबित करने के लिए किसी दोबारा मर्दमशुमारी की नहीं, वो इतने बड़ी सबूत मौजूद है कि यहां पर आबादी को गलत बल्कि आधा दिखाया गया है। लेकिन का इंतहा ये कई ब्लॉक में आबादी 0 है और वोटर कई। हम आपको पहले भी कई बार जहमत देके बता चुके हैं कि कराची में कई ऐसे ब्लॉक्स मौजूद हैं सेंसस के जहां पर वोटर तो मौजूद है 100, आबादी 0 दिखाई गई है। इससे ज्यादा सबूत अदालतों को और क्या चाहिए? तो हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात, अपने एतराज़ात और अपना लाहे-अमल हुकूमत को बता दिया है और आवाम से हम राय लेने जा रहे हैं। हमारा आवाम के साथ खड़े होकर इस मामले में कोई हतमी फैसला इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द कर पाएंगे और हुकूमत को भी ये मौका देना चाहते हैं कि वो बताए, लेकिन उसके लिए वक्त हाथ से निकल रहा है उसके भी और हमारे भी, कि उसके पास जो आईनी ऑप्शन है, जो हमने बताए तमाम कानूनी नुकात है, कानूनी गुंजाइश है, आईनी ऑप्शन है, कानूनी ऑप्शंस है, हुकूमत उसको लेने में किस वजह से ताख़ीर कर रही है। जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने कहा था और फैसला किया था कि 5% सैंपल ऑडिट कराया जाएगा, अगर आपने हुकूमत ने, पिछली हुकूमत और इस हुकूमत ने अगर उसमें ताख़ीर की है तो ये कराची के लोगों और सिंध के शहरी इलाकों के लोगों की वजह से नहीं है, उनका कसूर नहीं है। आप उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालें और हुकूमत से मुखातिब हैं। हुकूमत के पास तमाम ऑप्शन होते हैं, आइन कानून में भी तब्दीली के, तरमीम के, और हम किसी तरमीम की भी हम समझते हैं ज़रूरत नहीं है। ये सारे आइनी ऑप्शन पाकिस्तान के आइन में मौजूद हैं। और साथ साथ ये भी कि हुकूमत को तो ये भी देखना चाहिए कि 18वीं तरमीम के नतीजे में उसका सबसे बड़ा निशाना सिंध के शहरी इलाके हैं। 18वीं तरमीम भी तो उस वक्त के लोगों ने तरमीम करवाई थी। क्या सिंध के शहरी इलाकों को इस बड़ी ज्यादती से उनको निकालने और छुटकारा देने के लिए एक और आईनी तरमीम की ज़रूरत है? और ये हमारा अहम तरीन मुतालबा है आज का।
और आईनी तरमीम ऐसी नहीं होनी चाहिए। 18वीं तरमीम की बुनियाद ये थी कि इख्तियारात नीले से निचली सतह पर मुंतकिल किए जाएं, यानी कुछ इख्तियारात वफाक सूबों को दे और उससे ज़्यादा इख्तियारात सूबे थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को दे। 18वीं तरमीम धोखा थी और कौम को धोखा दिया गया था। इस अजाब से भी सबसे ज़्यादा मुतासिर, वैसे तो पूरा पाकिस्तान मुतासिर है, कहीं के भी बल्दियाती निज़ाम आइन के तकाजे के मुताबिक नहीं है, लेकिन उसका सबसे बड़ा निशाना सिंध के शहरी इलाकों के लोग बन रहे हैं। आप सबकी आमद का शुक्रिया। खालिद भाई, ये बताइए, आप हुकूमत में शामिल हुए थे उस वक्त, एक 6-7 नुकात पर एक आपका एग्रीमेंट हुआ था। इस अरसे में आपने क्या मुज़ाकरात किए, आपको जवाब क्या मिला, कौम को ये बताइए। आप सेंसस के हवाले से, सेंसस के हवाले से इस पर एक कमेटी बना दी गई थी और उसकी सिफारिशात भी तैयार थी और उस पर यह ऑप्शन भी मौजूद था कि क्योंकि पिछले सेंसस 8 साल ताख़ीर से हुए हैं, तो नया सेंसस 8 साल अर्ली करा लिया जाए ताकि पाकिस्तान वापस ट्रैक पे आ जाए, और उस पर एग्री किया गया था। यह आईनी गुंजाइश मौजूद है, यह आईनी ऑप्शन मौजूद है और इसको हुकूमत को इस्तेमाल करना चाहिए। खालिद भाई ये बताइएगा कि अभी आपने फरमाया कि जब ये काबीना में पेश हुआ तो आपके जो नुमाइंदे थे उन्होंने एतराज़ जमा कराया, मगर एक और शख्स भी काबीना में है जो मुंतखब आपकी पार्टी से हुए हैं, कोटा आपका ना हो मगर वो MQM के सेनेटर हैं, उन्होंने सपोर्ट किया, उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? और दूसरा सवाल भी सुन लीजिए, आपने उन्होंने कहाँ पे सपोर्ट किया? कैबिनेट में? शुमारी वाले उन्होंने सपोर्ट ही किया, कैबिनेट में नहीं किया उन्होंने। फरोग नसीम साहब ने नहीं, इख्तिलाफी नोट इनका आ गया, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, बल्कि इख्तिलाफी नोट का में वो शामिल थे लिखने में। खालिद भाई, मौजूदा एक मिनट, में वफाक और सिंध आप दोनों को मिलकर एक लॉलीपॉप दे रहे मफाहम है, दोनों की अंदर क्या चल रही है। इस सूरत हाल में सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने कोटा सिस्टम वहाँ पर रहते हुए करवा लिया। सेंसस के मामले पर आप लोगों को जो है वो बेवकूफ़ बना के रखा गया। जिस तरह आपने वफाकी वजीर की हैसियत से इस्तीफा दिया था, क्या मुमकिन है कि आपका एक वफाकी वजीर इस मामले के ऊपर जो है आप राब्ता कमेटी इस पे नोटिस, ये सबसे आसान ऑप्शन है, पहले भी इस्तेमाल करते रहे, इससे आगे जाके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खालिद भाई, मेरा सवाल जो दूसरा था वो ये रह गया कि आप भी कल भी आपने कहा, आज भी इंडिया दिया क्या अगर ये होगा तो हुकूमत में रहना हमारे लिए मुश्किल है और हम आवाम के पास जाएंगे। सब पहले भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका इज़हार करते रहे कि हमारे काम करते, आवाम तो आपसे पूछ रही है कि भाई जब आपकी कोई बात नहीं मानी जा रही तो आप हुकूमत में मैंने आपसे इसीलिए किया है कि आवाम के पास जा रहे हैं, आवाम के पास जाके इसको फाइनलाइज करेंगे। आपके पास जाने का क्या तरीका है? जलसे जुलूस करेंगे, रैलियां करेंगे? और दूसरा एक ये बताते हैं, साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक, उन्होंने इमरजेंसी लगाने का कहा है, इमरजेंसी, उस पर आपका क्या मामला? कहाँ पे लगाने का? पाकिस्तान में इमरजेंसी कोविड-19 की वजह से। कोविड-19 की सूरत हाल अगर यूरोप जैसी होगी तो फिर ये शायद मजबूरी बन जाए। आपने मर्दमशुमारी के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या उसके बाद हुकूमती लेवल पर कोई आपका राब्ता हुआ है और आपका इसके क्या मौके? जी हाँ, आपको मेरा लबो लहजा बता रहा है कि ऐसा हुआ है। अच्छा, ये भी बता। और जो ऑप्शंस की बात की जा रही है तो मेरे ख्याल है उनका तो कहना है कि हम आपके जो ऑप्शंस आपने बताए थे, मुतालबे थे, हम उससे एग्री करते हैं, बल्कि हम वही चाहते हैं। उनका कहना है कि ये जो फैसला काबीना का था ये उसके अगले कदम के लिए ज़रूरी था, हम ऐसा नहीं समझते हैं। नहीं, तो उस पर जब बैठ के बात होगी तो हम देखते हैं हुकूमत क्या कहना चाहती है। अच्छा फारूक, खालिद भाई ये फरमाइएगा कि 2.5 साल के अंदर आपको जो भी हुकूमत में आप पहले दिन से साथ हैं, कोई एक स्टोन जो होता है उस शहर के अंदर इस हुकूमत से नहीं लगा, इस शहर को आपने, इसलिए कि आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो 2 साल से जो है वो, वैसे तो कुछ और भी लोग हैं जिनको जितवा दिया गया। जी, 2 साल से वसीम अख्तर जीतते रहे लेकिन कोई फंड जारी नहीं हुआ। तो ये तमाम जो चीज़ें आपसे की गई थी, किए गए वादे, उस पर तो कोई अमल दरामद हुआ नहीं सिर्फ, और ये इलेक्शन और भी आने हैं, उस तमाम चीज़ों को आपको फेस करना है। और आप पुरानी पार्टी है मुत्तहदा, लेकिन ये जो सूरत हाल नज़र आ रही है ये आपके लिए भी नुकसानदेह नहीं है? जी बिल्कुल नुकसानदेह है, और हमें अपने उस नुकसान से ज़्यादा परवाह इस शहर और इन शहरी इलाकों की है
कि जिनके आबा अजदाद ने ये पाकिस्तान बनाया था, जो पाकिस्तान के जिनके रगों में पाकिस्तान खून बन के दौड़ता है, अगर उनको ही आपने हमें अपनी सियासी बका से ज़्यादा इनकी बका का ख्याल है। और आप सही कह रहे हैं, वो बहुत सारे फैसलों पे अमल दरामद इतना, उसकी रफ्तार इतनी सुस्त है कि लगता है कि ये रफ्तार ही दम ना तोड़ दे। अच्छा खालिद भाई, ये आपका पहला मुकाबला मरदमशुमारी का, आप कह रहे हैं कि हुकूमत ने आपसे एग्री किया, फिर आप क्या समझते हैं कि वो उन्होंने एग्री किया था, उसके बावजूद आप क्या समझते हैं कि MQM और वो PTI और एस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल कर रही है? MQM को MQM इस्तेमाल नहीं हो रही है, वरना आपसे बात नहीं कर रही होती। अच्छा खालिद भाई, आपने जी, कहा रैन। लबो लहजा बता रहा है कि कोई रास्ता हुआ है, जी। लबो लहजे से ज़्यादा मुझे दबाव महसूस होता है कि MQM पर हमेशा से, जब भी MQM ने कोई स्टैंड लिया, डिफेंसिंग से अटैकिंग पोजीशन पर आती है तो कुछ ना कुछ कारकुनान गिरफ्तार होते हैं, जिसके बाद MQM बहुत से फैसले वापस ले लेती है। काबीना में वापसी का फैसला भी उसी तनाजुर अच्छा, में लिया गया। काबीना में वापसी का फैसला जो है, उस वक्त भी हमने कहा था कि कम से कम मैं नहीं जाऊंगा, तो इसका मसला था कि ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद था, वो दबाव से अलग हट के भी। जी सब ये बता दीजिएगा, मरदमशुमारी का मामला सबके सामने रहा, मरदमशुमारी में सिर्फ सरकारी इदारे जो हुकूमत के थे वो नहीं थे, उनके अलावा भी कुछ लोग थे जिन्हें ताकतवर हल्के भी कहा जाता है, उनका क्या स्टांस है? वो क्यों नहीं गिनना चाहते, वो क्यों नहीं इंसाफ करते कि कराची में अगर 2.5 करोड़ लोग हैं, उन्होंने भी तो रजिस्टर पर एंट्री की थी, उनके पास कैसे एंट्री कम होगी? मेरा ख्याल है ये बात की जानी भी ज़रूरी है, और हमें मौका मिला तो ये बात करेंगे भी। और उसके अलावा भी बहुत सारे अवामिल होते हैं, जिसमें कि वो गैर मुल्की फंडिंग भी होती है, जिसकी बुनियाद भी किया जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें हुकूमत की विल हो तो मुश्किल नहीं है। बहुत ये बताइए कि इस वक्त जो है, एक जो ज़रूरत है MQM को, एक मजबूत MQM होनी चाहिए, बजाय ये धड़ेबंदी के खात्मे के, एक मुनज़्ज़म अंदाज में सामने खड़े हों और अपने मुतालबात को तस्लीम कराएं, तो उसके लिए क्या वर्किंग है आपकी? देखिए, धड़ेबंदी तो है नहीं, अवाम और कारकुनान, आपने 18 का इलेक्शन देख लिया ना, अगर उसमें इंजीनियरिंग नहीं होती तो हमारे अलावा तो किसी को एक वोट भी नहीं पड़ा है। इंजीनियरिंग हुई है ना। अच्छा, पाकिस्तान की जमहूरियत इतनी आज़ाद है कि मैं ये कह सकूं कि जो उस वक्त की निगरान हुकूमत थी उसकी ज़िम्मेदारी थी।